Good morning, class. Today we discuss the last group of the p block elements, that is called group 18 elements. And the group 18 elements contains helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These elements are present in the group 18, and this group 18 elements are also called noble gas. Why these are called noble gas or inert gas? Clear? Why these are called noble gas or the inert gases? Because in these elements the outer shell configuration is maybe duplet or octet, and those elements which contains duplet or octet configuration are stable in nature. क्लियर? अब आप इसको चेक करके देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है. सिर्फ एक हीलियम एक्सेप्शन है जो डुप्लेट बनाएगा, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड कहने को ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही एंटर कर रहा है, बट इट इज़ प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक एलिमेंट. क्लियर? तो ये एक्सेप्शनली है. बाकी आप नीचे जितने भी जाइए, 10 है, 18 है, और 18, 16, 36 है. तो जितने आप नीचे के साइड जाते जा रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसका चेक करिए तो 1s2, 2s2, 2p6, काउंट करिए 6 to 8 to 10. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन भी आपका p ऑर्बिट में गया, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और अगर ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे तो इट मीन्स इट इज़ इनर्ट इन नेचर, सो दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. क्लियर? नेक्स्ट एक और चेक कर लीजिए. 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. तो काउंट करिए 6 to 8 to 10, 10 to 12, 12, 6, 18. क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर 18 आ गया, and the last electron enters in the p orbital and the outermost shell complete their octet, so it is called inert or noble gases. यहाँ तक का कंसेप्ट सबके समझ में आ गया. अब इस ग्रुप 18 के अगर अब आप करेक्टरिस्टिक पे जाइए बेटा, तो सिंपल करेक्टरिस्टिक जितनी पी ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ी हैं, ऑलवेज स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो अगर पहला करेक्टर इसका हमने देखा तो वो था इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. क्या आया बेटा? यस, NS2 NP6. सेकेंड, हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स में क्या जाएंगे कि किसी भी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो जितनी भी इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वेरिएबिलिटी ग्रेजुअली चेंज होती चली जाती है. क्लियर? ग्रेजुअली चेंज इन द सेंस कि जब हम इसको देखें तो चाहे हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, चाहे हम इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, चाहे हम इसमें इसकी इलेक्ट्रो निगेटिविटी की बात करें, all the properties gradually changes from top to bottom. Clear? तो ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक रेडियाई एज यूजुअल ग्रुप विद इन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस. यहाँ पर सेकेंड था, यहाँ पर थर्ड आया, फोर्थ नेक्स्ट वाले में फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा. तो इट मीन्स न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा, और जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसका साइज भी इंक्रीज करेगा. बिकॉज एटॉमिक रेडियाई मीन्स क्या हुआ कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस. क्लियर? सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात देखें, या आयनाइजेशन, पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करें, तो व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy, enthalpy means the energy, yani that energy which are required to remove the
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द आउटर मोस्ट शेल, बाहर की शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। लेकिन अगर इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स इट्स अ स्टेबल। इफ इट्स अ स्टेबल, सो इट्स नॉट ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। So due to stable electronic configuration, these gases exhibit very high ionization enthalpy. Clear? But it decreases down the group. It decreases down the group. Why? Why? Because of increases the atomic size. क्योंकि अभी आपने ऊपर उस चीज़ को कर लिया था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है विद इन द ग्रुप। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज electronegativity. Electronegativity, what is the meaning of electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. लेकिन जब इसके outer most orbit में already 8 electrons है, so they not required to attract the electron because it contains स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो जब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम विद इन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी। यस, एंड नेक्स्ट करेक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. What do you mean by electron gain enthalpy? Just opposite to the ionization enthalpy. Ionization means outermost orbit में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कि किसी भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट की जाएगी। क्लियर? लेकिन नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव नो टेंडेंसी to accept the electron and therefore have a large positive value of electron gain enthalpy, क्योंकि इसको नहीं चाहिए। जब ये किसी से बोरो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिविटी को शो करेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट, अब अगर हम इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कशन हुई, जो हमने जितने भी ग्रुप्स स्टडी किए उसमें हमेशा हमने इतने पॉइंट्स तो पढ़े ही पढ़े, हर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ इन करेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने जनरल स्टडी किया। एंड देन स्टार्ट इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब फिजिकल करेक्टरिस्टिक का मतलब यही हुआ कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, किस तरीके के नेचर को शो करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने यहाँ पर आपको पहले ही डिस्कस किया कि इट्स स्टेबल इन नेचर, अगर ये स्टेबल हैं तो इसका मतलब all the noble gases are monoatomic in nature, क्योंकि अब इनके अंदर किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी नहीं है। ना तो ये किसी से लेना चाह रहे हैं और ना ही ये किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं और ना ही ये किसी को जल्दी देना चाह रहे हैं। तो तीनों ही करेक्टर होने की वजह से ये इनएक्टिव बिहेवियर को शो करेंगे। क्लियर? और अगर ये इनएक्टिव होंगे बेटा तो इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो और नेग्लिजिबल होगी। इट मीन्स इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स ऑल्सो। इनके पास कंपाउंड्स को फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप में स्टेबल और खुश हैं, है ना। तो इसका मतलब सेकंड हम इसका क्या याद कर सकते हैं इसके करेक्टर में कि दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस and tasteless gas, and tasteless gas. Clear? नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि ये स्टेबल हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? वेरी लो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव very low
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत वीक है, जिसकी वजह से हमें इनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी। ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं हुए। क्लियर? और हीलियम हैज़ द लोएस्ट, क्योंकि हीलियम तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्सेप्शनली एक गैस थी जो कि इस ग्रुप में एग्जिस्ट कराई गई, जबकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पी भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन चूंकि ये स्टेबल है, तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी करेक्टर दे आर कैटेगराइज इन द ग्रुप 18। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये नॉन रिएक्टिव है, अगर ये स्टेबल है, अगर ये मोनो एटॉमिक है और ये कंपाउंड को फॉर्म ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में नहीं आएगी, या इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड कंटेंट्स होंगे जो हमें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने ही नहीं पड़े, क्योंकि कंपाउंड बनाया ही नहीं। जब कंपाउंड ही नहीं बनाया तो हम किसकी स्टडी करें? लेकिन नहीं, इसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी आई हमारे पास कि ये इन जनरल तो नोबल गैस जो है वो नॉन रिएक्टिव है। यहाँ तक जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं आपको कि इट्स अ नॉन रिएक्टिव। इसकी इनर्टनेस जो केमिकल रिएक्टिविटी की है वो कई कारणों से थी, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन था, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। पर इस ग्रुप के एलिमेंट्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एन बार्टलेट, जिनका नाम था एन बार्टलेट। इन्होंने कहा इतनी करेक्टरिस्टिक्स हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये कंपाउंड नहीं बनाएगा, लेकिन क्या हम बिना स्टडी किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना वेरिफिकेशन किए उसको छोड़ देंगे ग्रुप को? नहीं। तो एन बार्टलेट एक ऐसे साइंटिस्ट हमारे पास आए जिन्होंने कुछ दिन तक इस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के साथ वर्कआउट किया, और वर्कआउट करने पर उन्होंने जब ग्रेजुअली एक एक करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो कभी तो वो सक्सेस की तरफ मूव करते थे, और जब मूव करते थे तो आफ्टर सम टाइम फिर से उनको डिसअपॉइंट होना पड़ता था, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तक इनको समझ में आ गया। तो इन्होंने किया क्या? जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनका एक एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया। इन्होंने कहा कि एक रेड कलर का कंपाउंड जो है वो जब ऑक्सीजन की रिएक्शन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिएक्शन PTF6 के साथ कराई, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड्स के साथ कराई, तो इन्हें एक कंपाउंड मिला जिसका स्ट्रक्चर था O2 प्लस और PTF6 माइनस। इस कंपाउंड का कलर जो था वो रेड कंपाउंड था। अब आप इमेजिन करिए बेटा कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ये सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? मॉलिक्यूल, जो कि हम कहते हैं ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन आप कैसे बनाते हो? ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम लेते हैं और दोनों के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों आपस में डबल बॉन्ड के साथ शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर ये स्टेबल कंपाउंड इस एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का कंपाउंड बना रहा था, तो इसका मतलब नॉन रिएक्टिव इन गैसेस में से भी कोई ना कोई गैस ऐसी होनी चाहिए थी जो इसके साथ रिएक्शन करती और कंपाउंड बनाती। जब इन्होंने रिएक्शन कराई तो इन्हें कहीं और नहीं, लेकिन हाँ, जेनॉन के केस में जाकर के सक्सेस मिल गई। इन्होंने कहा कि जेनॉन ने भी इस PTF6 के साथ रिएक्शन किया और सेम जैसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कंपाउंड बना रहे थे, वैसा ही एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया। इसका मतलब कि जेनॉन में कुछ ऐसी कैपेसिटी है कि ये थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी को शो कर सकता है। अब दोनों ने कैसे बना दिया? इन्होंने पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी को काउंट किया। क्लियर? और इन्होंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब ऑक्सीजन की कैलकुलेट करी, ऑक्सीजन की ऑब्जर्व करी, तो वो करीब करीब आई 1175 किलो जूल पर मोल।
क्लियर। सिमिलरली अब उन्होंने इस इनर्ट गैसेस में इसका ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो जिनॉन की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1170 किलो जूल पर मोल के आसपास आ गई। अब उन्होंने कहा कि चूंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बहुत आसपास फिगर के हैं, इसका मतलब जैसी रिएक्शन ऑक्सीजन करेगी वैसी जिनॉन भी करेगी। हाँ, करेगी। यहीं से इन्होंने निकाला कि इनर्ट होने के बाद भी हम जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे, लेकिन बेटा इसके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। और एक सबसे बड़ा करेक्टर आया कि ये जिनॉन चूंकि है तो नॉन रिएक्टिव, लेकिन अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी शो कर सकता था। तो रिएक्टिविटी उसने कहा कि केवल 2 ही पॉइंट्स पे जा कर के मूव करेगी, कि किसी एक ऐसे एलिमेंट पे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो और वो साइज में बहुत छोटा हो। इसका मतलब जनरल फ्लोरीन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नहीं करो, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन कर लो, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ ये जिनॉन का कंपाउंड फॉर्म किया जा सकता है। कौन कौन से कंपाउंड्स बने, इसकी भी एक शॉर्ट फिगर हम देखें तो आई थिंक आपको ये एन बार्टलेट एक्सपेरिमेंट समझ में आया। और यहीं से क्वेश्चन आपका बोर्ड का आता है कि किस साइंटिस्ट ने जिनॉन के कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, या कौन सा ऐसा कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसकी वजह से जिनॉन की रिएक्टिविटी को हम प्रूव करते हैं, या दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रेशियो है, कितनी कितनी कैलकुलेट की गई। तो ये जनरल फिगर इस ग्रुप 18 का है। अब इस कंपाउंड्स की अगर हम स्टडी को देखें बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, हमने आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन बताया NH2 NP6। अब अगर आप देखिए तो हमारे पास ND वैकेंट है ना। और अगर ये ND वैकेंट है अपने पास, तो अब हम अगर एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ये P का इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन में या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट थी जब ये सब कुछ पेयर था। जब हमने इसको एक्साइट किया तो मे बी दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द दिस ऑर्बिट, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा, लाइक दिस वन। यहाँ पर एक और एक अपना यहाँ पर आया, ठीक। इट मीन्स दोनों अनपेयर्ड हो गए। अब अनपेयर्ड हो गए तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि कोई स्मॉल फिगर, कोई स्मॉल एटम जिसका साइज बहुत छोटा हो और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, वो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो हमारे पास कैसे कितने फ्लोरीन एटम ने बॉन्ड बनाया, 2 ने बनाया। किसके साथ बनाया, जिनॉन के साथ बनाया। तो हम किसको पढ़ सकते थे, जिनॉन डाइफ्लोराइड। क्लियर। पी में अगला नेक्स्ट स्टेप होता, हम थोड़ी और एनर्जी प्रोवाइड करते। जैसे जैसे हम एनर्जी को प्रोवाइड करते जाएंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप था वो अनपेयर्ड में कन्वर्ट होगा, और जब अनपेयर्ड में कन्वर्ट होगा, अब ये रिक्वायर्ड करेगा कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, और जब हमें इलेक्ट्रॉन ये लेगा तभी ये स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएगा। तो अब हमने अगर फिर इसकी सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी देखी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, फिर बना के देखिए कि 1 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और आपकी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, है ना, 1 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। इसका मतलब ये कितने फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4, और 4 के साथ बनाएगा। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या आ गया, HCF4। यहीं पर अगर आप देखिए तो हम इस कंपाउंड्स के शेप और हाइब्रिडाइजेशन भी आराम से बिना लर्न किए समझ सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए अभी आप खुद ही करोगे बेटा, मैं नहीं करूँगी, मैं केवल आपको उंगली पकड़ाऊंगी, है ना।
आप इसको स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। अब अगर आप देखिए पहला जो आपने जिनॉन डाइफ्लोराइड बनाया, इस जिनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो जिनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये बने हैं 6। अब अगर 6 थे तो आपने ड्रॉ किए 1 2 3 4 5 6। एम आई राइट? चलिए, अब अगर हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन थे तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड कितने बना रहे हैं? केवल 2 F बना रहे हैं। जब 2 F बना रहे हैं बेटा, तो इस 1 2 3 4 5 6 एक हमने F यहाँ लगा दी बॉन्ड के साथ, एक F हमने यहाँ लगा दी, है ना? यस और नो? जब हमने यहाँ यहाँ लगा दी तो अब हमारे पास नहीं, सॉरी, 8 बनाने हैं इसमें। जिनॉन में टोटल 8 बनाएंगे ना, 6 और 2 8, क्योंकि ऑक्टेट ही तो कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हमारे ये 2 बॉन्ड पेयर बन गए तो लोन पेयर कितने बचे? 1 2 3। तो आपने इसका शेप क्या बनाया? एक लोन पेयर ये दिखाया, एक लोन पेयर ये दिखाया, एक लोन पेयर ये दिखाया। क्लियर? आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखने लग गया? लीनियर। क्लियर? और अगर हम इसका कहते हैं अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में भाई एस तो हमारे पास ऑलरेडी रहेगा ही, एस थोड़ी हमने रिमूव कर दिया। लेकिन जब एफ के 2 एटम्स इसके साथ बॉन्डिंग को फॉर्म कर रहे थे तो एस का एक ऑर्बिटल हमारा यूज हुआ, पी के 3 ऑर्बिटल यूज हुए और डी का एक हुआ। दिस इज एस, दिस इज पी एंड दिस इज डी। तो हमारे टोटल कितने ऑर्बिटलों ने इन्वॉल्वमेंट हो गया? 1s 3p and 1d. So the hybridization of the xenon difluoride is sp3d. क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर हुआ, सेकंड आप मुझे बताइए कि अगर हमारा XCF4 था तब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर XC हमने बनाया, XCF4। तो आपकी जिनॉन में फिर आपने कितने स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बनाए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इस 8 में बॉन्ड कितने बन रहे हैं अपने पास? 1 2 3 4। बना लो 4। और इस 4 को बनाने के लिए हम लोग इसको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें कि अगर हम टेट्राहेड्रली अरेंज करें किसी भी फिगर को, क्योंकि 3D में अगर हमें करना है बेटा तो हमें एक प्लेन की बात करनी है और स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक F मैंने ये बनाया, एक F मैंने ये बनाया, एक F मैंने ये बनाया और एक F मैंने ये बनाया। तो यहाँ वाला जो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर दिखा इलेक्ट्रॉन था, इसको भी मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब क्या हुआ? ये वाला लोन पेयर अपना यहाँ पे रह गया और ये वाला बिलो द प्लेन आ गया। 4 F हमारे 4 कॉर्नर्स पे सेट हो गए। तो अब हमारा शेप क्या आ गया? देखिए कैसा दिखाई दे रहा है? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? और बॉन्ड कितने बने? 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये हमारे पास एक S, P में 3 और आपकी D के हमारे 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कितना आ गया? sp3d2। आई थिंक कि क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास और पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर हम इस D के पीक में अभी एक पेयर वाला जो रह गया है, इसको हम और थोड़ी सी एनर्जी देते ताकि ये और जंप करके डी के पास पहुंच जाता। और अगर ये पहुंच जाता तो हमारे पास एस में तो 2 थे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? फ्लोरीन के कितने एटम अब हमने कनेक्ट किए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया? XeF6। इस XeF6 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें
तो जिनॉन में इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन एटम भी 6 हैं अपने पास, तो 1 2 3 4 5 6। बचा क्या अपने पास बेटा? एक लोन पेयर। तो इसका मतलब अब हमारा ये शेप कैसा हो गया? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? आपके डी के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए? 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 1 इसका हो गया। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। यहाँ तक के ज़ेनॉन के कंपाउंड्स क्लियर हो गए। अब हमने आपसे कहा था कि या तो ये फ्लोरीन के साथ बनाएगा या ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अगर ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो कौन कौन से कंटेंट हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसको भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अब डिस्कशन के लिए जो ज़ेनॉन के ऑक्सी कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। ऑक्सी कंपाउंड बेटा इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के साथ हैं। जैसे पहला अगर हम कंपाउंड देखें तो XeOF4। अब इस स्ट्रक्चर को आप सिंपली बना सकते थे कि ज़ेनॉन में तो हम लोग बनाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 F चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने बनाया एक F, दूसरा F, तीसरा F और चौथा F। और ऑक्सीजन हमेशा किसी भी एटम के साथ जब शेयरिंग या बॉन्डिंग बनाएगी तो वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ बना देगी। क्लियर? अब अपने पास क्या बचा? केवल एक ये लोन पेयर बचा, क्योंकि जितने भी आपके कंपाउंड्स आते हैं बेसिकली वो सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स या हाइब्रिडाइजेशन ही इसमें पूछे जाते हैं इन जनरल। हाँ, अगर आप प्रिपरेशन भी पढ़ना चाहो तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का ज़ेनॉन का कंपाउंड बना है इसे आप प्रिपेयर भी कर सकते थे कि अगर हम ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करा देते पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, देन वी फाइंड XeF4 + 2HF। क्लियर? अब इसका शेप क्या हो गया बेटा? द शेप इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप हम यहाँ पे लिख सकते थे? शेप स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? अगर इस XeF4 के अलावा और भी कोई पॉसिबल है और चेक कर लेते हैं कि अगर हमने हाइड्रोलिसिस में वाटर का कंटेंट इंक्रीज कराया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन सकता था? तो इफ ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट्स विथ 2 moles of water, then it forms XeO2F2 + 4HF। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, पूछा जाए, तब आप कैसे बना सकते थे? एज सिंपल एज दैट कि हम इसको ज़ेनॉन को बीच में बनाते, 8 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ शो करते और 2 F के साथ बॉन्ड फॉर्म करते, 1 और ये 2। ऑक्सीजन हम हमेशा डबल बॉन्ड के साथ बनाएंगे, तो एक ये और एक ये। अब हमें चूंकि अलग अलग नहीं शो करना है तो हमने चाहे यहाँ का रिमूव किया, ये केवल स्ट्रक्चर के ब्यूटिफिकेशन के लिए और स्ट्रक्चर के सही पैरामीटर्स के लिए कि इधर उधर इलेक्ट्रॉन कहीं भी डिस्पर्स नहीं होने चाहिए। 3D फिगर है तो हमें एक पर्टिकुलर कॉपी पे प्लेन पे दिखाना पड़ेगा, तो ये हमारा एक लोन पेयर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और सिर्फ अगर हम ज़ेनॉन का ऑक्सीजन के साथ बना दे तो XeO3 भी पॉसिबल था। कब? जब हम इस ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन 3 moles ऑफ वाटर के साथ कराते हैं, मैक्सिमम 3। क्यों? क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे थे तो पेयर अप कितने सिंगल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे थे वो कितने हो रहे थे? 6 हो रहे थे। और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से बनेगा, तो जब डबल बॉन्ड से बनेगा तो 6 को अगर हमने पेयर में कन्वर्ट किया तो 3 ही बने, 3 बने, तो इसका मतलब केवल ज़ेनॉन का ट्राई
ऑक्साइड ही फॉर्म हो सकता था, तब हमारे पास प्रोडक्ट आता XeO3 प्लस 6HF। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो Xe 1 2 3 4 5 6 7 8 7। अब आप इसके 3 इलेक्ट्रॉन बनाइए। एक तो ये हमने डबल बॉन्ड बनाया, थोड़ा सा हमने इसको इधर से टिल्ट किया तो ये बना, इधर से देखा तो ये बना, और एक लोन पेयर अपना सेफ हो गया। और जब सेफ हो गया तो स्ट्रक्चर बन गया पिरामिडल। क्लियर? आई थिंक कि आपको जिनॉन या ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट थे, उन एलिमेंट्स में जिनॉन के जो कंपाउंड्स, उनके हाइब्रिडाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रिपरेशन को क्लियर हो गया बेटा। ताकि अब आप इस ग्रुप 18 में सिर्फ और सिर्फ एक और छोटी सी हेडिंग, जिसमें आप यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस डिस्कस कर सकते हैं कि अब हमारे पास इस टॉपिक में और क्या क्या है। तो सबसे पहली हमारी गैस क्या थी, हमारे पास हीलियम थी। हीलियम जो है वो नॉन इनफ्लेमेबल गैस है और लाइट कलर की गैस होती है। सो इट इज़ यूज इन फिलिंग ऑफ बलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो हीलियम का यूज़ कहाँ ये हमने कर लिया कि फिलिंग ऑफ filling balloons for meteorological पर्पस या ऑब्जर्वेशन। क्लियर? सेकंड अपने पास कौन सी गैस थी बेटा, हीलियम के बाद नियॉन थी। अब नियॉन का यूज़ कहाँ करते हैं आप, नियॉन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाएगी। नियॉन का यूज़ कहाँ किया, डिस्चार्ज ट्यूब में किया, जहाँ पर हमें फ्लोरेसेंट यानी एक गैस में चमक पैदा करके किसी ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज करना होगा। क्लियर? नियॉन बल्ब भी यूज़ किए जाते हैं जो कि बॉटनिकल गार्डन्स में और ग्रीन हाउसेस के लिए भी। हीलियम के बाद आर्गन आता है। आर्गन का यूज़ हम कहाँ कर सकते थे, आर्गन इज मेनली यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर। इट इज़ यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर हाई टेम्परेचर। तो इसका यूज़ कहाँ होगा, ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ किया जाएगा। क्लियर? अब आया जेनॉन एंड रेडॉन। इस जेनॉन और रेडॉन का कोई खास सिग्निफिकेंट यूज़ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट हाँ दे आर यूज इन द लाइट बल्ब्स। इनको यूज़ हम कर सकते थे लाइट बल्ब्स। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इसके यूजेस की भी डिस्कशन किया। अब आप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो अपने आप को नोट्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करिएगा। क्लास में अभी जितना बता दिया उसकी, और इसको मैं आपके पास फिर से भेज दूँगी ताकि जब कहीं हम फंसने लगें, जब कहीं हमें कोई प्रॉब्लम आने लगे, फिर से हम अपनी क्लास को रिकॉल कर पाएँ कि हमने अपनी क्लास में किन किन चीज़ों को कंसीडर किया था। इज़ इट क्लियर? चलो बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।